भारत के जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश में मौजूद है अखनूर, जिसके पास मौजूद है मनावर। मनावर से उत्तर दिशा में लाइन ऑफ कंट्रोल निकलती है, जो भीमबर, मीरपुर, राजौरी, कोटली, पुंछ, उरी और बारामूला से गुजरते हुए कुपवाड़ा के केरान पहुंचती है। इसके बाद ये पूर्व दिशा में घूम जाती है और ग्लेशियर वाले इलाकों की तरफ जाती है और करगिल से गुजरते हुए पॉइंट NJ9842 तक पहुंचती है, जहां तक आपकी LOC ऑफिशियली खिंची हुई है। मैं आपको बता दूं कि ऊबड़ खाबड़ इलाका होने की वजह से इसकी कुल लंबाई 740 किलोमीटर से लेके 776 किलोमीटर के बीच में है। इस रेखा से हिमालय की कई श्रृंखलाएं गुजरती है, जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी यहाँ से गुजरती है, कश्मीर घाटी यहाँ मौजूद है। इसी तरीके की बहुत सी भौगोलिक विशेषताएं यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, LOC की जो स्थिति है वो भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण इतिहास पर निर्भर करती है। मैं आपको बता दूं कि LOC कोई कानूनी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि ऐसा समझ लो कि ये एक युद्ध विराम रेखा है, जिस पर समय समय पर संघर्ष होते रहते हैं। इस रेखा का इतिहास और स्थिति आप ऐसे समझ सकते हो कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। हमले के बाद राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, जिसके चलते उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और कश्मीर को भारत में मिला दिया, यानी कि विलय कर दिया। इसके चलते भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को रिटेलिएट किया और दोनों सेनाएं इस क्षेत्र में, जहां ये रेखा आज बनी हुई है, यहां पर डट गई। इस क्षेत्र में कई हफ्तों और महीनों तक छोटी बड़ी लड़ाइयां चलती रही, जिसके तहत यहाँ पर तनाव बहुत ज्यादा हो गया। इसके बाद बीच में आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि UN जिसको आप कहते हो, और उसने एक आयोग बनाया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र भारत और पाकिस्तान आयोग, जिसको UNCIP के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने कहा कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान जहां हैं उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए और उनके बीच में एक रेखा खींची जानी चाहिए, जो रेखा अखनूर के पास से मनावर से शुरू हुई, उसके बाद कुपवाड़ा गई और कुपवाड़ा से NJ9842 बिंदु तक गई। इस लाइन को उन्होंने नाम दिया CFL, बोले तो सीज फायर लाइन जिसको कहते हैं, सीज फायर रेखा। इस CFL के पूरे प्रस्ताव को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने स्वीकार किया और जुलाई 1949 में भारत और पाकिस्तान की फौज के जो अफसर थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र भारत और पाकिस्तान आयोग UNCIP जिसको हम कहते हैं, उसकी देखरेख में इसके ऊपर साइन कर दिए और इसी को आप लोग कहते हो कराची समझौता 1949। अब इस समझौते में एक इंपॉर्टेंट बिंदु था, बिंदु NJ9842, जहां पर इस रेखा को रोका गया और इस रेखा को इसलिए रोका गया क्योंकि इसके बाद का जो इलाका था वो चलने लायक नहीं था, सारा ग्लेशियर्स और पहाड़ों से भरा हुआ था। हालांकि एक तरीके की प्राकृतिक सीमा थी यहाँ पर, इसीलिए इस रेखा के बाद आगे ये लिखा गया कि एक तो यहाँ तक रेखा होगी NJ9842 तक और इसके बाद ग्लेशियर्स की तरफ उत्तर की ओर ये रेखा जाएगी। समझ लो एक तरीके की प्राकृतिक रेखा है। भारत ने अपनी तरफ से इसको एक प्राकृतिक सीमा मान लिया, लेकिन पाकिस्तान ने बाद में जाके इस अस्पष्टता का फायदा उठाया और 1984 में सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि भारत ने अपना ऑपरेशन मेघदूत चला करके इसका ये जो प्रयास था वो विफल कर दिया था। इसके बाद 1949 के बाद आया 1971, यानी कि 22 साल बीत गए और फाइनली भारत और पाकिस्तान में एक और युद्ध हुआ और वो युद्ध था बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। इस युद्ध में भारत ने पूर्वी हिस्से में यानी कि बांग्लादेश में भी लड़ाई लड़ी थी, पश्चिमी हिस्से में यानी राजस्थान और कश्मीर के क्षेत्रों में भी लड़ाई लड़ी थी। दो तरफ लड़ाई लड़ने के बावजूद भारत जो है वो एक महत्वपूर्ण तरीके से जीता था। एक तरफ ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था, तो दूसरी तरफ POK जो था उसकी 15,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन भारत के पास थी। युद्ध में जब पकड़ बहुत मजबूत हो गई तो इसके बाद 17 दिसंबर 1971 को भारत ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और युद्ध में अपनी विजय जो थी उसकी पताका लहरा दी। भारत ने युद्ध विराम इसलिए किया था क्योंकि भारत शांति चाहता था, क्योंकि ये जो मारकाट हो रही थी पश्चिम और पूर्व की तरफ, इसको रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक स्टेबल सोसाइटी जरूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसके चलते भारत ने 1972 में शिमला समझौता किया, जिसके तहत CFL को LOC में बदल दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि CFL और LOC के अंदर फर्क क्या था। फर्क ये था कि LOC के अंदर 8 इंपॉर्टेंट बिंदु थे, 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिन पर पहले पाकिस्तान का कब्जा था, उसको भारत ने हासिल कर लिया था। मतलब इंदिरा गांधी ने ये जो 8 बिंदु थे इनको वापस ले लिया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने जो ज्यादातर जमीन थी POK की वो वापस पाकिस्तान को लौटा दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाता है। अब सवाल उठता है कि वो 8 बिंदु, इंपॉर्टेंट बिंदु कौन कौन से थे। तो देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो उत्तर की तरफ 4 इंपॉर्टेंट बिंदु आते हैं। एक तो है तुर्तुक, दूसरा है दोथांग,
तीसरा तियाक्षी, जिसको तियाक्सी भी कहा जाता है, और चौथा है चालुंका। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट गांव और घाटियों के क्षेत्र थे जिन पर पहले पाकिस्तान का नियंत्रण था, लेकिन ये जो है भारत ने अपने पास रख लिए थे, जिसकी वजह से जो नियंत्रण रेखा है वो उत्तर की ओर आगे की तरफ बढ़ गई। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दो और क्षेत्र थे, जिसमें से एक था पुंछ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से, जो पुंछ जिला है उसके इंपॉर्टेंट हिस्से जो पीओके के अंदर थे वो भारत ने ले लिए, और उरी के कुछ हिस्से थे वो भारत ने ले लिए थे। तो ये दोनों हिस्से जो लिए थे, जिसकी वजह से नियंत्रण रेखा में थोड़ा बहुत चेंज आया था, मामूली चेंज आया था, जिसकी वजह से नियंत्रण रेखा थोड़ी सी बदल गई थी। इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट चौकियां थी, जैसे कि लीपा घाटी जो है उसके अंदर कुछ एक जरूरी चौकियां थी, और जो तोश मैदान है जो उरी सेक्टर के अंदर आता है उसमें भी कुछ जरूरी चौकियां थी, वो भी भारत ने अपने क्षेत्र के अधीन कर ली थी। तो ये जरूरी चौकियां हो जाती है। इसके अलावा रावी नदी के पूर्व में एक एनक्लेव है, जो पाकिस्तानी एनक्लेव था पहले, उसको भी भारत ने अपने अधीन कर लिया। और आखिर में करगिल सेक्टर के अंदर कुछ एक जरूरी ऊंचाई वाली जगह थी जहां पर चौकियां बनी हुई है, वो भी भारत ने ले ली थी। ये जितने भी पॉइंट्स थे ये कश्मीर की दृष्टि से बहुत जरूरी पॉइंट्स थे जो भारत ने अपनी तरफ ले लिए थे। तो इन पॉइंट्स के बाद जो सीएफएल है आपका, वो एलओसी के अंदर बदल गया था। तो दोस्तों ये हो जाता है एलओसी का भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा।